रफ्तार का रोमांच भारतीयों पर भारी पड़ रहा है। 2022 में रोड एक्सीडेंट्स में हुई कुल मौतों में 70% मौत ओवर स्पीड की वजह से हुई। चिंता की बात यह है कि स्पीड के साथ भारतीय हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सेफ्टी डिवाइसेस भी नहीं लगाते और मौत के लीडिंग कॉज सेकंड जो है वो यही बन रहे हैं। यानी 2047 के हमारे विकसित भारत बनने की राह में हमारी ड्राइविंग सेंस बहुत बड़ा रोड़ा बन रही है। इतना बड़ा कि हर तीसरे मिनट कोई एक भारतीय विकसित भारत बनते हुए देख नहीं पाता और एक्सीडेंट में मारा जाता है। आखिर क्या वजह है कि हम सड़कों पर भेड़ बकरियों की तरह कुचले जा रहे हैं? एक तरफ हम देश में हाईवेज से लेकर एक्सप्रेसवेज का जाल बिछा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड फैटेलिटीज ग्लोबली का तमगा भी हमें ही हासिल है। सड़कों में दुनिया में होने वाली हादसों में जो मौत हो जाती हैं, उसमें से 11% मौत भारत में होती है। ये रीसेंट जो रोड की स्थितियों पर, रोड सेफ्टी की स्थिति पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज की एनुअल रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 आई है, इससे चिंताएं बढ़ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के दौरान देश में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई। इनमें 1,68,491 लोगों की मौत हो गई और 4,43,366 लोग घायल हो गए। इससे पिछले साल यानी कि 2021 की तुलना में दुर्घटनाओं में 11.9% की वृद्धि हुई, इजाफा हुआ। मौत के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 9.4% बढ़े हैं और घायलों का अगर आप प्रतिशत देखेंगे तो 15.3% घायल 2021 के मुकाबले 2022 में बढ़ गए हैं। द रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स बढ़े हैं। इसमें ड्रंक ड्राइविंग यानी कि नशे की हालत में गाड़ी चलाना, ट्रैफिक लाइट्स जंप करना और मोबाइल फोन का इस्तेमाल ड्राइविंग के समय, ऐसी शिकायतें लगातार बढ़ी हैं। ये जो आप साइड में ग्राफिक्स देख रहे हैं, इसमें किस किस वजह से कितनी कितनी मौत हुई, 2021 में वो कितनी मौतें थी और 2022 में कितनी मौतें हो गई और 2022 में उसका कुल प्रतिशत कितना था, ये आप विस्तार से देख सकते हैं। 71% के आसपास आप देख रहे होंगे कि जो ओवर स्पीडिंग है उसकी वजह से सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे आंकड़ों पर गौर करें तो ट्रैफिक सिग्नल्स जंपिंग की वजह से मौत के मामले दोगुने हो गए हैं। 2021 में 679 मौतें ऐसी हुई थी, जबकि 2022 में 1462 मौतें ट्रैफिक सिग्नल जंपिंग की वजह से हो गई। साइड में जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं उसके साथ साथ कुछ और चौंकाने वाले खुलासे और आंकड़े हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, और वो ये कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स लाख दावे करती है कि वो रोड कंडीशंस को अच्छा कर रही हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सड़कों पर गड्ढों से मौत के मामले 25% तक बढ़ गए हैं। सवाल ये है कि 2047 में विकसित भारत की राह में ये गड्ढे हमें कब तक दिखाई देंगे और कब तक लोगों की जान लेते रहेंगे। बहुत खास लोगों के साथ चर्चा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान, हमारे साथ ट्रैक्स रोड सेफ्टी एनजीओ के फाउंडर प्रेसिडेंट अनुराग कुलश्रेष्ठ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी एलएन राव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं कुलश्रेष्ठ जी। ये इस बार की रिपोर्ट बहुत मायनों में बहुत सारी चीजें कह रही हैं। चीजें 2021 की तुलना में जरूर ऐसा लग रहा है कि स्थितियां खराब हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल क्या आप मानते हैं कि देश में जो एक्सीडेंट्स में होने वाली मौत है, एक्सीडेंट्स होने की जो परिस्थिति है, उसमें किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपकी टैगलाइन से स्टार्ट करना चाहूँगा कि सड़कों का जाल, रोड सेफ्टी में कंगाल। शायद आपने इसको एलैबोरेट नहीं किया कि रोड सेफ्टी में अगर कंगाल है तो कौन लोग हैं जो कंगाल हैं। एक मैं छोटा सा कोट एक होता है कि जब एक हमारा सिस्टम फेल होता है ना, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक के ऊपर डाल देते हैं कि रोड यूजर्स अपनी सुरक्षा स्वयं करें। जैसे हम बसों में लिख देते थे कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। सिस्टम की जब बात आती है तो फैक्ट्स एंड फिगर से हम लोग शायद पिछले 12 साल से खेल रहे हैं। 2010 में जब डेकेड ऑफ एक्शन शुरू हुआ था तो हमारे मंत्री लोग यूनाइटेड नेशंस में जाके 50% रिडक्शन का डंडोरा पीट कर आए थे
और पिछले 13 साल से हम लगातार इस चीज़ का ढिंढोरा पीट रहे हैं। इंटरनेशनल UN फर्स्ट लेवल हाई मीटिंग, सेकंड लेवल मीटिंग, थर्ड लेवल मीटिंग, तीनों में हम लोगों ने पीटा कि हम लोग 50% डाउन करेंगे विदाउट गोइंग थ्रू द फिगर्स कि हमारे एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमने रोड सेफ्टी में आखिर किया क्या है? वहाँ पर हमारे मंत्री जी ने बहुत ओपनली बोल दिया कि मुझे बहुत दुख है कि मैं रोक नहीं पा रहा, ये एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब दूसरा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसके ऊपर डालें? तो मोटर व्हीकल एक्ट में एक सबसे बड़ी चीज़ दी हुई है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ दिस इन्फोर्समेंट एजेंसीज अगर वायलेशन करती हैं तो उनका चालान डबल होना चाहिए। इसका एक रहस्य जो पीछे है कि इन लोगों का चालान डबल क्यों होना चाहिए? बिकॉज दे आर द इन्फोर्सर। अगर इन्फोर्सर खुद ही वायलेशन करेगा तो फिर मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? नंबर 2 चीज़, पॉलिटिकल विल हमारे यहाँ पर, जो कि पॉलिसी मेकर्स लेवल में बोलूँगा कि पॉलिसी मेकर्स की एक यहाँ पर पॉलिसी क्या है। पहले चालान करेंगे, चालान करने के बाद में पहले फिजिकल चालान करते थे, अब वो जो है ऑनलाइन चालान होने लगे। चालान की संख्या डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स बढ़ गई, लेकिन 80 to 85% चालान अनपेड हैं। हमारा इन्फोर्समेंट लेवल, गवर्नमेंट लेवल असहाय है कि इसको रिकवर कैसे किया जाए। नंबर 3, वहां पर एक प्रोवोकेशन हमारी गवर्नमेंट्स की तरफ से जाता है कि अब पिछले 5 साल में जितने चालान हुए थे माफ कर दो। मतलब जो वायलेशन कर रहे हैं उनको माफ कर दो, उनको प्रोवोकेट करो। अभी पॉलिटिकल पार्टीज अपना जुलूस निकालेंगी, जो अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं वहां पर एक नया एक सिस्टम देखने को आपको मिलेगा। हर पॉलिटिकल पार्टी जब भी कोई बाइक रैली निकालेगी, 1 to all विदाउट हेलमेट होंगे, नियमों की धज्जियां उड़ रही होंगी और हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज मजबूरी बस हाथ पीछे करके इन लोगों को रास्ता देगी। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स एंड पॉलिसी इन्फोर्सर्स। तो मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा? नंबर 3 चीज, जब प्रोवोकेशन इसका होगा, जब अगर आप देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट्स में स्टंटिंग, रैश ड्राइविंग के सिनेरियोज दिखाए जाएंगे। हमारी टीवीज में, हमारे सीरियल्स में रोड एक्सीडेंट का जो एक सिनेरियो है उसको ग्लैमराइज करके दिखाया जाएगा कि आप इस पर क्राइम कर सकते हैं और आपका कुछ नहीं होने वाला। तो इस देश का आखिर होगा क्या? ये एक्सीडेंट्स तो बढ़ते ही जाएंगे। और रोकने के लिए जो आपने एक स्लोगन बोला, सड़कों का जाल, रोड सेफ्टी में कंगाल, बहुत ही मुझे शर्म हो रही आती है कि हाँ, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। राव सर, बहुत विस्तार से कुलश्रेष्ठ जी ने परिस्थितियां बयां की हैं, और इसमें एक जो सिस्टम की साइकोलॉजी है एक्सीडेंट्स को लेकर, उसका एक खाका, एक ताना बाना उन्होंने बुना, और बड़े अच्छे से उन्होंने बताया कि किस तरह से जो जिम्मेदार लोग हैं वहाँ से रोड सेफ्टी, जो भी हमारा इकोसिस्टम है, उसके नॉर्म्स का वायलेशन शुरू होता है, और उसके बाद वो अंत में रख रहे हैं उस आदमी को जिसे हम कहते हैं कि इसको सड़क पर चलने की तमीज़ नहीं है। बड़ा आसान हो जाता है कभी कभी ये कहना हर बार कि एक आम आदमी है साहब, उसमें एटिकेट्स नहीं है, उसमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के ना हाइजीन है ना एटिकेट्स हैं। लेकिन कुलश्रेष्ठ जी कह रहे हैं कि ये दरअसल धारा, इसका सिरा कहीं और है, इसका उद्गम कहीं और है। आप क्या कहेंगे, स्थिति क्यों खराब है सर? आम आदमी जिम्मेदार है या सिस्टम ही हमारा खराब है? देखिए दीपक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, अभी जो कुलश्रेष्ठ जी ने जो बताई हैं बातें, वो सारी की सारी 100% सही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके लिए जिम्मेवारी जो है वो एक तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की है, लॉ मेकर्स की है एंड यूजर्स की भी है। इसमें हम खाली उन दो को टारगेट करें वो नहीं है, यूजर्स का भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ट्रैफिक नियमों का पालन करना जो लोग रोड यूजर्स हैं उनका भी जिम्मेवारी है। अब मैं आता हूँ, जो आपने अभी आंकड़े दिए हैं उस आंकड़ों पर कि एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा मौतें किस में हुई है, वो 4 वजह मैं पहले भी बताता रहा हूँ। मान लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 ऑफेंसेस जो ट्रैफिक के हैं उनको बहुत ही सघन्य माना है, और वही 4 ऑफेंसेस आप भी अपने इस प्रोग्राम में बता रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ओवर स्पीडिंग, जिसके बारे में आपने कहा 71% मौतें ओवर स्पीडिंग में, नो डाउट। जब ओवर स्पीडिंग होगी है तो आदमी का गाड़ी का जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा है ड्रिंकिंग ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना। तीसरा है रेड लाइट जंपिंग,
जो रेड लाइट में जंप करके जाते हैं तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक्सीडेंट ही करेगा। और चौथा है आजकल की डेट में मोबाइल का यूज़ करना। ये 4 ऑफेंसेस को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा सीरियस माना है और एक डायरेक्शन दी थी आज से 3-4 साल पहले कि ये 4 ऑफेंसेस करने वाले जो वायलेटर्स हैं उनको उनके गाड़ी के लाइसेंस, उनके आदमियों के लाइसेंसेस को जब्त किया जाए, 3 महीने के लिए पहले सस्पेंड किया जाए, अगर दोबारा रिपीट वही ऑफेंस करते हैं तो उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाए। अब बात यहाँ पर यह आती है कि हमारा जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है क्या इन सब चीज़ों का पालन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है। और कहीं ना कहीं ये इसमें मैं कमी समझता हूँ कि लॉ एनफोर्समेंट, जैसे अभी बताया था इलेक्शन रैलीज के बारे में, वहाँ पर पॉलिटिकल विल की बात है, सभी लोगों को ये सब कानून मालूम होता है और नहीं होता है तो मालूम होना चाहिए। और साथ साथ उसके साथ साथ जो और जो डिफेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में लापरवाही का क्वांटम क्या है, जरा मैं इस पर बात करना चाह रहा हूं। आज कुलश्रेष्ठ जी ने यह बहस छेड़ी है कि आप आम आदमी को नहीं, आप हर चीज को देखिए। मैं जरा क्वांटम ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाह रहा हूं। अगर लॉ इन्फोर्समेंट हमारा जो पूरा तंत्र है वो ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है या एक आम आदमी के अंदर ट्रैफिक रूल्स के एटिकेट्स नहीं है, हाइजीन नहीं है, उसकी स्थिति ज्यादा खराब है? मैं इसको समझना चाह रहा हूं पहले आपसे। आप क्या मानते हैं, ज्यादा तंत्र गैर जिम्मेदार है या फिर आम आदमी ज्यादा गैर जिम्मेदार है? मैं समझता हूं इसमें तंत्र के साथ साथ राव सर, मैं मांगूंगा कुछ जी, पहले मैं राव सर से थोड़ा सा इस पर समझना। जी मैं एक आपको बड़ा स्पष्ट उदाहरण देना चाह रहा हूँ। आप भी विदेशों में गए होंगे, हम ही यहाँ के भारत के वासी अब अमेरिका में चले जाते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक रूल्स का बड़ा अच्छे से पालन करते हैं। वहाँ पर नो डाउट कि वहाँ इन्फोर्समेंट इतनी ज़बरदस्त है कि आप किसी की सिफारिश लगा दीजिए, कुछ नहीं होगा। जो चालान है, चालान का अमाउंट वो देना ही देना पड़ेगा। यहाँ पर इंडिया में क्या होता है कि हम यहाँ पर ये समझते हैं कि हम सब कुछ हैं, बाप दादा हमारे हैं, कोई पॉलिटिकल आदमी की सिफारिश लगाता है, कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर की सिफारिश लगाता है और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उस सिफारिश को मानते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पर भी सख्ती की बात होनी चाहिए। लॉ एनफोर्समेंट के लिए उनको ये सबसे पहले ये चाहिए कि हमें एनफोर्स करना है, कोई भी कोई सिफारिश करे नहीं माननी है कोई बात। दूसरी बात, हमें किसी को ये नहीं कहना कि देखिए जी मेरे से गलती तो होगी लेकिन मेरे चाचा मंत्री हैं या मेरे एमएलए एमपी हैं तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और वो उसके कहने से माफ़ कर देते हैं। यहाँ पर जो बात होती है उससे एक एनकरेजमेंट मिलता है उन लोगों को जो वायलेट करते हैं। दूसरी बात, ये दोनों बातें इसमें शामिल हो जाती हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, लॉ मेकर्स और रोड यूजर्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। और चौथा ये है कि आपका रोड के जो डिजाइनिंग है वहां पर भी कहीं ना कहीं जो है वो भले ही आपके डाटा में मुझे लगता है जो सबसे पहले जो आपने बात बोली, मुझे लगता है सबसे पहले जो आपने बात बोली, मैं थोड़ा सा उसकी साइकोलॉजी को और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना चाहूंगा। कुलश्रेष्ठ जी, ये बात सही है कि जब हम विदेशों में जाते हैं तो वहां के ट्रैफिक नियमों का बड़ा अच्छे से पालन करते हैं, क्योंकि हमें एक भय होता है कि अगर यहां पर हमने ट्रैफिक रूल का वायलेशन किया तो हमें जेल हो जाएगी और उसके कोई सिफारिश भी नहीं चलनी है। तो ये क्या बताता है सर, ये एक आम आदमी लापरवाह है, भारतीय मैं बोलूंगा, एक आम आदमी वो भी जो भारतीय है, वो लॉ इन्फोर्समेंट का एक डेटरेंस ज्यादा होना चाहिए या हमारे अंदर वो एटिकेट्स नहीं है? मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूं सर। समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि आपने मेट्रो रेल्स देखी होंगी, मेट्रो स्टेशंस देखे होंगे, वहां पर हम नॉर्मल भारतीय बहुत अच्छी तरह से बिहेव करते हैं। दूसरा नंबर, मॉल्स देखे होंगे, वहां पर हम भारतीय वहां पर बहुत अच्छे एटिकेट से उसके अंदर चलते हैं और वहां पर सीसीटीवी कैमरेज लगे होते हैं जगह जगह पर, वहां पर हमारे ऊपर निगाह रखी जाती है, हम बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। हम ही वो लोग हैं और हम ही वो लोग हैं जो इन सड़कों पर इस तरह का व्यवहार करते हैं कि हम कहलाते हैं कि 95% रोड यूजर्स जो है यहाँ पर वायलेशन करते ही करते हैं। दूसरा, एक राव साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि विदेशों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारा व्यवहार बहुत ही चेंज हुआ होता है, क्योंकि वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है। सिंपल में अपने आप में ही ये कहावत सही है कि यहाँ पर गंदा है या गलत है। तो नंबर 1, लॉ इन्फोर्समेंट प्रॉपर होना चाहिए। नंबर 2, जो मैंने एक पहले भी बात रिपीट की कि
हम लोग फिजिकल चलाने की जगह पर, मतलब एक्टिव चलाने की जगह पर, हम पैसिव इन्फोर्समेंट में चले गए कि कैमरास लगे हुए हैं, 5 पुलिस वालों को एक कमरे में बिठाओ, दिन भर वहां से चालान रिकॉर्ड करवाओ और भेज दो। मैं एक छोटा उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद वो चालान। एब्सोल्युटली सर, मैंने आप दोनों की बात सुनी, मैं जरा अब एक डेटा आप दोनों के सामने रखना चाहता हूं। अगर आप इसका क्वांटम चेक करें कि हमारे यहां तंत्र ज्यादा लापरवाह है एक्सीडेंट्स के लिए या आम आदमी ज्यादा जिम्मेदार है, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जंप ट्रैफिक सिग्नल, इसमें अगर आप देखें तो 679 से जो फैटेलिटीज हैं वो डेथ्स 2022 में 1462 हो गई, यानी कि मौत का आंकड़ा लगभग दोगुना हो गया। ट्रैफिक लाइट जंपिंग को मैं मानता हूं कि एक आम आदमी का इसमें सीधा सीधा गलती होती है, क्योंकि सिग्नल की व्यवस्था इसीलिए की जाती है कि आप समझ पाएं, लेकिन उसमें 50% मौत का इजाफा ज़्यादा हुआ है। और अगर आप हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज कहिए या सरकारी तंत्र कहिए, उसमें अगर आप देखें तो सड़कों पर गड्ढों की वजह से जो मौत हुई है उसमें 25% का इजाफा हुआ है। अब सड़कों में गड्ढे एक आम आदमी की गलती की वजह से तो नहीं है, ये तो सरकार को ठीक करना है, तो उसमें 25% का इजाफा हुआ है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो लोग मारे जाते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था, किसी ने वहाँ पर डाइवर्जन प्रॉपर नहीं किया हुआ था, वहाँ पर अच्छे तरह से सिग्नलिंग की व्यवस्था नहीं थी, उनमें होने वाली मौत की जिम्मेदारी का आंकड़ा भी जो है वो ज़्यादा बढ़ा है। मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के बाद अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 2982 मौतें 2021 में होती हैं, 3395 मौतें 2022 में होती हैं। इसमें इजाफा इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो सीधा सीधा अगर दोनों तरफ के आंकड़े देखे जाएं तो राव सर ऐसा लगता है कि कोई कम नहीं है, ना हमारी लापरवाहियां कम हो रही हैं और ना सिस्टम की लापरवाहियां कम हो रही हैं। तो फिर किया क्या जाए? देखिए दीपक जी, ये जो मैं बता रहा हूँ कि दोनों बातें जिम्मेवार हैं, लेकिन इसमें कौन ज्यादा जिम्मेवार है? मैं समझता हूँ सिस्टम ज्यादा जिम्मेवार है। अभी जो बता रहे कुलश्रेष्ठ जी कि 85% जो चालान होते हैं उनका कोई फायदा ही नहीं है जब हम उन चालान को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है कि हर गाड़ी का पूरा पता हो, लेटेस्ट क्या हो। आज एक गाड़ी कहीं बिक गई है तो कई जगह जाती है, उसके बाद वो कहीं भी चालान उसका पे नहीं होता है। 85% चालान पे नहीं होने का मतलब ये है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लॉ एनफोर्समेंट को धत्ता देते हैं उन लोगों को, लैंड यूजर्स को कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जिम्मेवार क्या है? हमारा सिस्टम है। उस सिस्टम को चाहिए कि हमें जिसको हम डिजिटली भी चालान करें तो वो भी उसको भुगते, उसको पता लगे। लेकिन यहाँ होता बड़ा मुश्किल है। 15% ही डिजिटली चालान जैसे बता रहे हैं वो होते हैं, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो डिजिटली ठीक है हम कर रहे हैं, डिजिटल में जा रहे हैं, लेकिन मैनुअली अगर करें, मौके पर अगर चालान करें तो ज़्यादा बेटर है, उससे डिटरेंट इफेक्ट होगा। और दोनों बातें हैं कि पहले ज़्यादा मैं समझता हूँ दोनों में कंपेयर अगर मैं करूँ तो हमारा सिस्टम ज़्यादा फेल हो रहा है। उसमें आपने रोड के गड्ढों की बात की, रोड डिजाइनिंग की बात की, और उसके बाद आपने कहा कि ये जो पेनलाइज हम करते हैं डिजिटली, उनका कंप्लीट पेनलाइजेशन का रिजल्ट आउट नहीं होता है। एब्सोल्युटली सर, काश हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होता जिसमें हम ये बता पाते कि डिजिटल चालान जो हो रहा है उससे पहले कितने मामले ले देकर सल्टा दिए गए, क्योंकि ये भारत में बड़ा आम है, आरोप ऐसे लगते हैं, हमारे पास कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि ज़्यादातर मामले तो ले देकर सल्टा दिए जाते हैं। और यहाँ पर एक ऐसा चरित्र नज़र आता है जनता का भी और पुलिस का भी या इन्फोर्समेंट एजेंसीज का की जो एक पूरी की पूरी हमारी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाती है हर तरीके से। कुलश्रेष्ठ जी, क्या ये सर, ये मेंटालिटी, ये साइकोलॉजी, ये दोनों जगह बड़ी खतरनाक है। इसमें शुरुआत कहाँ से हो? क्या सिस्टमैटिक जो रिफॉर्म्स हैं वो पहले हों या फिर लोगों के नजरिए में पहले परिवर्तन आए? दीपक जी, बहुत क्लियर बात है। जब 2019 में जब ये अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट इमीडिएट लागू हुआ था और जब हम लोगों ने ये खबरें सुनी थी कि 50,000 का चालान हुआ, 1 लाख का चालान हुआ, 2 लाख का चालान हुआ, उसकी गाड़ी बिक गई, उसकी गाड़ी की कीमत ज़्यादा है। आई थिंक 80% लोग, मोर देन 80% लोग रेड लाइट पर स्टॉप लाइन से पहले रुके दिखाई देते थे। जब से स्टेट गवर्नमेंट ने इमीडिएट उसका अपोजिशन शुरू किया और उसको
कीमत रिड्यूस करना स्टार्ट किया और पुलिस के ऊपर दबाव बनाया कि चालान कम करो, इमीडिएट ये एक्शन खत्म हो गया। और जो राव साहब ने बोला कि विदेशों में जो होता है वो यहाँ पर खत्म, मतलब शुरू होने के बाद खत्म किया गया, तो सबसे बड़ा रीज़न तो वही है। और दूसरा जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बोली, आपने बिल्कुल सही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम जो हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है ना रोड एक्सीडेंट्स का, उसमें कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादातर शेयर होता ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, या फिर इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ प्रॉपर है ही नहीं। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, मैं आपको एक बहुत क्लियर बात आज यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। हाँ बताइए सर, बताइए कि अभी जो नई दिल्ली, जो दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, गुड़गांव से जहाँ से स्टार्ट होता है, उस एक्सप्रेसवे पर इन लोगों को, हमारे इंजीनियर्स को लेन की एग्जिट और एंट्री की 1% भी नॉलेज नहीं है। 3 लेन की अगर सड़क कोई जा रही है, उसमें से 5 लेन का एक्सप्रेसवे ये कैसे निकाल सकते हैं, मेरी समझ से बाहर है। 3 लेन स्ट्रेट जा रही है, 5 लेन का एक्सप्रेसवे साइड से उन्होंने निकाल दिया, मतलब 8 लेन, 3 लेन को 8 लेन में कन्वर्ट किया। सेम जब वो मर्ज हो रहा है वापस, तो 8 लेन की मर्जिंग वो 3 लेन में कर रहे हैं। अब वो किस हिसाब से कर रहा है, किस मेंटलिटी से कर रहा है। आप 4 लेन की मर्जिंग 3 लेन में कर सकते हो, 3 लेन की एग्जिट 4 लेन में कर सकते हो, लेकिन 3 लेन की एग्जिट 8 लेन में ये इंडियन इंजीनियर ही कर सकता है। ये आपने बड़ा क्लासिक एग्जांपल दिया। अक्सर बेंगलुरु के बारे में कहा जाता है कि वहां पर 5 लेन्स को मर्ज कर दिया है लास्ट में 2 लेन ब्रिज पे। अब इसकी जिम्मेदार हम किसको माने? अगर आप 5 लेन को 4 लेन को मर्ज कर रहे हैं, 2 लेन में 3 लेन में, तो ये जो हम कह रहे हैं कि 70% ओवर स्पीडिंग के मामले हैं, ये तो लग रहा है कि ओवर स्पीडिंग के नहीं, ये तो फॉल्टी डिजाइनिंग का मामला है। आदमी स्पीड से चल रहा है, अचानक से उसको नजर आता है कि सामने की डाइवर्जन ही गड़बड़ है, बॉटलनेक आगे बन गया, तो वो तो वहां पर कोलैप्स होना तो जरूरी। ये सर ये एक ऐसा प्रश्न है राव साहब। हाँ कुलशेष जी, आप बात पूरी कीजिए, फिर मैं राव सर के पास जा रहा हूँ। मैं इस पर एक पॉइंट पर आना चाहता हूँ कि हमने अपने बहुत से बड़े बड़े लोगों को खोया है। मिस्त्री जी का एग्जाम्पल शायद हम लोगों को अभी भी याद होगा, हम लोगों को उनकी भी मौत का कारण यही था कि 3 लेन अचानक मर्जिंग हुई है 2 लेन के पुल पर। फॉल्टी डिजाइन, 1 लेन का पुल जो बनाया गया है, एक्स्ट्रा जो साइड से बनाया गया, उसमें लोगों को ये लगता है कि मैं किसी गांव में एंट्री ले रहा हूं, तो वो 3 लेन अचानक 100 की स्पीड या 120 की स्पीड पर 2 लेन की पुलिया पर मर्ज होती हैं और उनका गाड़ी का कोना उस ब्रिज के बाउंड्री से टकरा कर उनकी डेथ होती है। एब्सोल्युटली सर, मुझे लगता है एग्जांपल हर पूरे, एब्सोल्युटली सर, आई एग्री सर, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। मुझे लगता है कि सरकार को फॉल्ट इन डिजाइन्स का एक कॉलम जरूर रखना चाहिए ये रोड एक्सीडेंट्स के मामले में, और उसका पूरा ईमानदारी से उसका आकलन करके उनका असेसमेंट भी होना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि करेगा कौन? अगर कर दिया तो फिर एक लाइन बोलिए। मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे काफी इन्वेस्टिगेशन हुआ, उस पर्टिकुलर पुलिया को सही भी दुरुस्त भी किया गया लेन मार्किंग करके, लेकिन सेम हालत पूरे NHAI पर हजारों जगह पर है। ये हमारी मानसिक दिवालियापन है कि एक जगह जहां पर डेथ हुई वहां पर सही कर दिया और सारे एरियाज को छोड़ दिया। एक सिंपल SOP कि भाई एक पुलिया पर अगर ये हालत है तो आप सारी जगह पर ये क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? इसमें कोई सोचने वाली बात और समझने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है ये बड़ी अजीब स्थिति है। राव सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? यस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डेफिनेटली ये जो मैं कहता हूँ पॉलिटिकल विल और विल ऑफ एग्जीक्यूशन जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो और पब्लिक एट लार्ज, ये सब तीनों मिलकर अगर करेंगे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आया था अभी कि जब हम देखते हैं डिजिटली जो चालान होते हैं या चालान होने के बाद में वो लोक अदालत होती है, मैं आपको पहले बता दूं कि लोक अदालत में जो चालान जाते हैं तो जितना भी चालान होता है 2000 का तो 500 रुपये में दे दो, 5000 का तो 1000 रुपये में दे दो। इससे लोगों की ये लगता है ठीक है कुछ हो गया तो कोई बात नहीं है, हम लोक अदालत में जाके कम करवा लेंगे। तो ये भी एक मानसिकता लोगों की बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं ये कहता हूँ जो चालान जितने का है उसको वो भुगतना ही चाहिए, उसको पेमेंट करनी चाहिए ताकि उन लोगों पे प्रेशर बने। तो कोई भी आदमी जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ साथ जो कि रोड यूजर्स हैं, जो कि हम गलतियां करते हैं, वो भी समझें कि आगे इसमें ये हुआ तो कोई रियायत नहीं हो पाएगी। ये तीनों के तीनों एजेंसीज हैं,
गवर्नमेंट और दिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एंड रोड यूजर्स, ये तीनों मिलेंगे। और गवर्नमेंट एजेंसीज का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रोड डिजाइनिंग, जैसे अभी बता रहे हैं कि मैक्सिमम हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो रोड डिजाइनिंग की वजह से इनके एक्सीडेंट, फैटल एक्सीडेंट हुए हैं। तो ये सब चीज़ें एक बार देखने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि सरकार अगर इस पर ध्यान देगी, क्योंकि तो बहुत इसमें सुधार होने के चांसेस हैं। बहुत सारी गुंजाइशें हैं, जैसा हमने कहा कि बहुत सारी गुंजाइशें हैं। 2047 तक हम विकसित भारत होना चाहते हैं, तो विकसित भारत हम सिर्फ आंकड़ों में ना हो, कागज़ों में ना हो, हम सिर्फ आर्थिक आधार पर ना हो, बल्कि विकसित हमें मानसिक रूप से भी होना पड़ेगा। और उसमें ये तीनों चीज़ें, ये हम एक आम आदमी के लिए भी कह रहे हैं, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए भी कह रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है, स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट में बैठे हुए जो पॉलिटिकल जो हमारी पूरी स्टैब्लिशमेंट है, वहाँ पर भी एक मैच्योरिटी की आवश्यकता है, ताकि हमें, क्योंकि आज भी हम देखते हैं हमारे पास डेटा तो है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि ये डेटा शायद अपर्याप्त है और या फिर पूरा नहीं है। इसलिए क्योंकि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, जो रिपोर्ट लिख रहे हैं, उन्हीं को शायद ड्राइविंग रेगुलेशंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बेसिस ऑफ कोड्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस नहीं पता है। तो ये लोग जो रिपोर्ट्स बना रहे हैं उसमें भी तो शायद फॉल्ट हो सकता है। तो बहुत सारे इसमें ऐसी बातें हैं जो अभी बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश मानती है। हमने कोशिश करी कि भारत में रोड सेफ्टी से रिलेटेड इस रिपोर्ट के आलोक में क्या कुछ बात की जा सकती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। कुलश्रेष्ठ साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। राव सर, थैंक यू सो मच सर।